Hello everyone, welcome back to the channel. I am Ayushi Negi and today we'll be doing the last method, that is point and geometric method to calculate your ED. Okay, so आज का जो सेशन होगा हमारा वो लास्ट होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जिसमें हम प्राइस इलास्टिसिटी के जो एक मेथड बचा है वो तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ के साथ इनकम इलास्टिसिटी को भी देखेंगे और क्रॉस इलास्टिसिटी को भी देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट एंड ज्योमेट्रिक मेथड. देखो, दिस मेथड इज द सिंपलेस्ट वन फ्रॉम द प्रीवियस टू. हमने जो परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड देखा, टोटल एक्सपेंडिचर देखा, उससे ये मेथड बहुत ईजी है. हमारे जो प्रीवियस दो मेथड्स थे उन्हें कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू हैव 2 पॉइंट्स. कौन कौन से 2 पॉइंट्स चाहिए थे हमें? एक तो हमें चाहिए थी न्यू वैल्यू, है ना, और एक हमें चाहिए थी हमारी इनिशियल वैल्यू. That means we need to have 2 values of our quantity and we need to have 2 prices. तभी तो हम चेंज कैलकुलेट कर पा रहे थे. बट what if we need to calculate price elasticity only at a point? अगर हमें सिर्फ एक ही पॉइंट पे अगर हमें, ये तो एक कर्व है और अगर एक ये स्ट्रेट लाइन भी है, इन सब में अगर हमें सिर्फ एक ही पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, उस केस में वी कांट यूज़ आर परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर हम यूज़ नहीं कर सकते. फॉर दैट वी नीड टू हैव पॉइंट एंड ज्योमेट्रिक मेथड. अब पॉइंट एंड ज्योमेट्रिक मेथड को कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ही ईजी सा फॉर्मूला है. देखो, हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं. दैट मीन्स अभी तक हम जो डिमांड कर्व ड्रॉ कर रहे थे, वी वर ड्रॉइंग इट लाइक दिस, है ना, एक कर्व शेप में, एंड इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. बट डिमांड कर्व एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है. ये जो डिमांड कर्व था, दिस इज योर नॉन लीनियर डिमांड कर्व. ठीक है, ये कैसा डिमांड कर्व है? ये एक स्ट्रेट लाइन का है. ओके, सो आपको पॉइंट इलास्टिसिटी किसी की भी कैलकुलेट करने को आ सकती है. अगर स्ट्रेट लाइन में कोई पॉइंट है एंड यू नीड टू फाइंड आउट ईडी, उस केस में अगर आप ये मेथड लगाओगे देन इट विल बी फॉर योर स्ट्रेट लाइन. अगर आप एक नॉन लीनियर कर्व में पॉइंट को मेजर कर पाओगे, उसके लिए भी हम सेम मेथड यूज करेंगे, बट दैट विल बी फॉर योर नॉन लीनियर. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन. सपोज this is point P and I said that calculate price elasticity of demand at point P. तो आप कैसे मेजर करोगे? इसको मेजर करने के लिए we have one formula, that is line segment above the point on the demand curve divided by line segment below the point on the demand curve. ठीक है, सो इस एक फॉर्मूले की हेल्प से आप कोई भी पॉइंट मेजर कर सकते हो. चाहे वो पॉइंट यहाँ है, चाहे वो पॉइंट यहाँ है, कोई भी पॉइंट इस लाइन पे जहाँ पे भी लाई करेगा, यू कैन ईजिली मेजर इट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला विच सेज लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय लाइन सेगमेंट अबव द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व. नाउ व्हाट डज इट मीन? अगर इस पॉइंट में आपको ईडी निकालना है एंड सपोज लेट्स से दिस इज डी एंड दिस इज ऑल्सो डी, सो इस पॉइंट के लिए line segment below the point means your PD divided by line segment above the point. above क्या हो जाएगा? PD. इसको A ले लो, PA, है ना. अगर इनको आप डिवाइड करोगे या मेजर करोगे, you will get your EP. ठीक है, अब देखो इसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स या केसेस समझ सकते हो. इसे हम डिवाइड कर देते हैं. एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट हम ले लेते हैं एग्जैक्टली बीच में, एक पॉइंट हम कहीं यहाँ ले लेते हैं और एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज, ये तो ए दे ही रखा है, अच्छा ये दे रखा है तो इसे टी ले लो. दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट बी, ई ले लो. ठीक है,
अगर अब मैं आपको बोलूँ दैट कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट बी, सबसे पहले मैं बी के लिए अगर आपको बोलूँ कैलकुलेट करने के लिए, सो एट पॉइंट बी आप कैलकुलेट करोगे कैसे? लाइन सेगमेंट बिलो द डिमांड कर्व, लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट, तो इस पॉइंट के बिलो ये सारी लाइन रही, रिमेनिंग लाइन, दैट मीन्स योर बी ई डिवाइडेड बाय बी ए। अब इसमें एक चीज देखो, बी ई इज ग्रेटर देन बी ए, है ना? आपका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है बी ई के, दैट मीन्स आप जो डिवाइड कर रहे हो वो एक छोटे अमाउंट से डिवाइड कर रहे हो। सो इस केस में जो भी आपका ई पी आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है? नाउ लेट्स टेक पॉइंट टी। पॉइंट टी में अगर आप मेजर करते हैं, सो पॉइंट टी क्या है? एग्जैक्टली बीच में है। अगर आप करोगे लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट जाओगे, टी ई डिवाइडेड बाय लाइन सेगमेंट अबव द पॉइंट कितना हो जाएगा? टी ए। इन दोनों को अगर आप कैंसिल करोगे, क्योंकि ये दोनों ही क्या है? इक्वल है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू योर डिनोमिनेटर, देन इन दैट केस ईपी आपका कितना आ जाएगा? 1, ठीक है? थर्ड में आ जाओ, लेट्स टेक पॉइंट सी। पॉइंट सी में सेम वही, लोअर लाइन बिलो द पॉइंट सी ई डिवाइडेड बाय सी ए। अब इस केस में देखो, जो आपका न्यूमरेटर है सी ई वो छोटा है आपके डिनोमिनेटर से, इसका मतलब डिनोमिनेटर ज़्यादा कैंसिल करेगा, सो आपका इस केस में ई पी कितना आ जाएगा? लेस देन 1। अब फाइनली आप ई में जाओ, एट पॉइंट ई, ये हम सारे डिफरेंट पॉइंट्स में ई पी निकाल रहे हैं, ठीक है? अगर आप पॉइंट ई में देखोगे, सो ई में तो अब कुछ बचा ही नहीं, दैट मीन्स 0 डिवाइडेड बाय ई ए। जब भी ऐसा केस होता है, न्यूमरेटर में 0 होता है, डिनोमिनेटर में होता है, तो आपका ई पी आएगा कितना? ई पी इक्वल टू 0। एंड फाइनली अगर आपको पॉइंट ए पे मेजर करना है, देन इन दैट केस लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बिलो देखोगे तो ए ई डिवाइडेड बाय अबव में तो कुछ है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 0। जब कभी नीचे 0 होता है तो कैलकुलेटर तो एरर शो करता है, बट वैसे हम इकोनॉमिक्स में इसको क्या शो करते हैं? ई पी इक्वल टू इन्फिनिटी। सो अब देखो, ये आप पे सारे केसेस आ गए। ये सारे केसेस किसकी तरह हैं? हमारे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कराया था ना, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, तो वे ये सारी की सारी 5 डिग्रीज ही तो आ गई। सो आप क्या समझे, कोई भी पॉइंट जो मिड पॉइंट से ऊपर है, जितने भी पॉइंट्स अगर आपके मिड पॉइंट से ऊपर लाई करेंगे, इट कैन बी हियर, 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 बट नॉट एट दिस वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन में नहीं, इस वर्टिकल लाइन से नीचे और मिड पॉइंट से ऊपर, इन दोनों के बीच में जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे, दैट विल बी ई पी ग्रेटर देन 1। That means your elasticity will be elastic, it will be highly elastic, क्योंकि greater than 1 में highly elastic होता है। So कोई भी point जो मिड पॉइंट से ऊपर है और आपके एक्सट्रीम जो वर्टिकल लाइन है उसके बीच में है, तो आपका ई पी क्या होगा? ग्रेटर देन 1। एंड एनी पॉइंट दैट इज लाइंग बिलो द मिड पॉइंट बट अबव द पॉइंट विच इज लाइंग ऑन योर हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी पॉइंट आएगा, इन दैट केस योर ई पी विल बी लेस देन 1। दैट मीन्स डिमांड कैसी होगी? इनइलास्टिक। कोई भी पॉइंट अगर एग्जैक्टली मिड में आएगा, दैट मीन्स यूनिटरी। कोई भी पॉइंट अगर वर्टिकल लाइन पे टच कर रहा है, इन दैट केस आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी, दैट मीन्स परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होगा। और कोई भी पॉइंट अगर हॉरिजॉन्टल पे टच कर रहा है, दैट मीन्स योर ई पी इज इक्वल्स टू 0, और जब ई पी इक्वल टू 0 होता है, दैट मीन्स यू हैव परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। सो यहाँ पे हो जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक व्हेन योर ई पी इज 0। हायर वाले केस में योर ई पी इज परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि आपका ई पी आया कितना? इन्फिनिटी। मिड पॉइंट पे यूनिटरी, इन दोनों के बीच में अगर लाई करेगा देन इट विल बी हाई इलास्टिक।
मिड पॉइंट और इसके बीच में लाई करेगा देन इट बी लेस इलास्टिक या इलास्टिक। ठीक है, ये सारे हमने स्ट्रेट लाइन पे तो ड्रॉ कर लिए, बट व्हाट अबाउट अगर आपका कोई एक कर्व के शेप में है डिमांड कर्व, दैट इज योर नॉन लीनियर डिमांड कर्व। इस केस में अगर आपके पास कोई भी पॉइंट मेजर करने के लिए आएगा देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है दैट इज टेंजेंट टू दिस पॉइंट। सपोज ये एक पॉइंट है ना, लेट अस से कि ये पॉइंट आर है। अब आप इसे कैलकुलेट कैसे करोगे, एक लाइन इससे ड्रॉ कर लो दैट इज टेंजेंट टू दिस डिमांड कर्व, है ना, और इसे दे दो T और T1। ठीक है, दिस लाइन इज T एंड T1 विच इज टेंजेंट टू योर डिमांड कर्व। ये आपका डिमांड कर्व है एंड वी नीड टू फाइंड आउट प्राइस इलास्टिसिटी एट दिस पॉइंट आर। सो कोई भी अगर नॉन लीनियर कर्व होगा तो आप उसमें एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना और सिंपली, अब देखो ये भी जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, इसे भी हम सिंपली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे जो हमने भी पहले स्ट्रेट लाइन के लिए ड्रॉ करेंगे। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैम अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे तो जो भी ईपी आएगा वो तो स्ट्रेट लाइन का आएगा ना, डिमांड कर्व का थोड़ी आएगा। बट नहीं, देखो ये हम तभी तो बोल रहे हैं कि टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट का मतलब ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व को मीट कर रही है, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे से मिले हुए। इसका मतलब जो इस कर्व का स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ योर स्ट्रेट लाइन। अगर यहाँ पे कहीं पॉइंट निकालना होता ना तब ये वर्क नहीं करता, क्योंकि देखो दोनों, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे लाइन है, दोनों मीट ही नहीं कर रहे, स्लोप ही सेम नहीं है। अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो हमें ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो इससे टेंजेंट हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, दोनों के स्लोप सेम होंगे। अब आपको सिंपली फॉर्मूला लगा देना है, पॉइंट आर पे निकालना है, दैट मीन्स ईपी कैसे निकलेगा, योर लोअर लाइन सेगमेंट। लोअर लाइन सेगमेंट मतलब आर T1 डिवाइडेड बाय अपर लाइन सेगमेंट आर T। ठीक है, अब देखो RT1 इज ग्रेटर देन RT, दैट मीन्स हो क्या रहा है, योर लोअर लाइन सेगमेंट इज ग्रेटर देन योर अपर लाइन सेगमेंट, दैट मीन्स EP इज ग्रेटर देन 1 विच मीन्स जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इट इज हाईली इलास्टिक। तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, इसमें एज सच कोई न्यूमेरिकल आता नहीं है, सिर्फ ज़्यादा मेन देखो परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनेट मेथड है, उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है। लेकिन इन केस कोई ग्राफ के फॉर्म में अगर आपसे पूछ लेता है दैट हाउ यू गोना मेजर पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी, देन उस केस में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने उसके सब टॉपिक्स को भी देख लिया है और उसके डिफरेंट मेथड्स को भी देख लिया है। अब इस पूरे चैप्टर में एक और चीज़ बच जाती है, दैट इज योर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो अगर आपको प्राइस इलास्टिसिटी आता है, इनकम इज सेम, बस रिप्लेस करना क्या है, जहाँ जहाँ हम प्राइस यूज कर रहे थे वहाँ अब क्या आ जाएगा, इनकम। दैट मीन्स कोई भी चेंज आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में अगर अब होगा दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस, दैट इज बिकॉज ऑफ योर इनकम। अब आपकी इनकम चेंज हो रही है, इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है, कम होगी तो आपकी डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। इनकम इंक्रीज होगी तो आपकी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये मैं जर्नल चीज़ बता रही हूँ, इसके अंदर एक्सेप्शंस भी हैं, आपको पता है। एक्सेप्शंस जैसे कि इन्फीरियर गुड का हो जाएगा, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप डिमांड क्वांटिटी का कम करोगे क्योंकि अब आप सुपीरियर गुड पे स्विच करना चाहोगे। सो एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, जर्नली इफ विल टॉक देन विद इंक्रीज इन इनकम आपकी QD भी इंक्रीज होगी। सो सारा रिलेशन वही चल रहा है, जहाँ जहाँ पे प्राइस था वहाँ पे अब आप इनकम को रिप्लेस कर दो। देखो Y क्या शो करता है, Y शोज योर इनकम। ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिखा दिया। इसके साथ भी 3 केसेस बनते हैं। देखो एक होता है इलास्टिसिटी में डिग्रीज बन रही थी प्राइस इलास्टिसिटी में, बट इनकम इलास्टिसिटी में डिग्रीज नहीं बन रही हैं, यहाँ पे क्या बन रहे हैं, केसेस बन रहे हैं जो सिमिलर है जो हमने प्राइस से करे थे। देखो पहला केस बन रहा है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, दूसरा बन रहा है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड थर्ड इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव मीन्स ये कैसा रिलेशन शो करेगा, पॉजिटिव, दैट मीन्स डायरेक्ट रिलेशन शो करेगा। सिंपल है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है इन दैट केस आपकी QD भी बढ़ेगी। अगर एक डायरेक्ट रिलेशन है, एक पॉजिटिव रिलेशन है, इन दैट केस इट इज नोन एज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। नेगेटिव मीन्स आपकी इनकम तो बढ़ रही है लेकिन आपकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है। रिलेशन क्या है, इनवर्स, तो आपकी इलास्टिसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव। ये किस केस में लाई करेगा, आपके इंफीरियर गुड्स में। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को नहीं कंज्यूम करोगे, यू विल स्विच टू सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी मीन्स वो गुड्स जिनका कोई रिलेशन ही नहीं है। दैट मीन्स रिलेशन मतलब उनका
इनकम से कोई रिलेशन ही नहीं बैठ रहा है। अब ऐसा कैसा होगा? दैट मीन्स इस जीरो इनकम इलास्टिसिटी में आपके इनएक्सपेंसिव गुड्स आते हैं। दैट मीन्स अगर आप कोई इनकम अर्न कर रहे हैं, सपोज आपकी इनकम बढ़ गई, सो उससे आपके इनएक्सपेंसिव गुड्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर आप सॉल्ट परचेज कर रहे हो और आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी अब आप सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाओगे, नहीं करोगे ना। उस केस में इनकम से इनएक्सपेंसिव गुड का कोई कनेक्शन नहीं है ना। दैट मीन्स इनकम के चेंज होने से आपकी क्यूडी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी हो क्या रही है? जीरो। वैसे जर्नली जो ज़्यादा मेन केसेस हम कमोडिटी के देखते हैं दैट इज़ ऑफ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। नेगेटिव और जीरो के बहुत कम केसेस दिखते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में भी पॉजिटिव क्या शो कर रहा था? डायरेक्ट रिलेशन। सो इस दैट मीन्स कोई भी चेंज अगर आपके इनकम में हो रहा है, वही चेंज आपके क्यूडी में भी होगा। तो अगर चेंज होगा दैट मीन्स वो इलास्टिक है, बट वो सिर्फ इलास्टिक ही नहीं है, वो इन इलास्टिक भी हो सकता है, वो यूनिटरी भी हो सकता है। ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो पॉजिटिव के अंदर भी 3 और केसेस बनेंगे, एक फ्लो चार्ट की तरह। ये इनकम इलास्टिसिटी के 3 केसेस, पॉजिटिव के अंदर भी 3 केसेस। इलास्टिक इनकम, इन इलास्टिक इनकम, यूनिटरी इनकम, ये हम पढ़ चुके हैं। इलास्टिक इनकम मीन्स कोई भी चेंज जो आपकी इनकम में भी चेंज होगा, क्यूडी में भी चेंज होगा, लेकिन इलास्टिक मीन्स आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज होगा इन रिस्पेक्ट टू चेंज इन योर इनकम, ठीक है। इन इलास्टिक मतलब चेंज दोनों में हो रहा है, लेकिन आपकी इनकम में चेंज ज़्यादा होगा इन रिस्पेक्ट टू योर क्यूडी। एंड यूनिटरी मीन्स वन, दैट मीन्स जो भी आपकी इनकम में चेंज होगा वो इक्वल किसके होगा? क्यूडी के। इक्वल इन अ सेंस ये नहीं कि अगर आपकी इनकम 100 हो गई तो आपकी क्यूडी भी 100 हो जाएगी, नहीं। इनकी वैल्यूज ऐसी आएंगी कि वो आपस में एक दूसरे को ऑफसेट करेंगे, ठीक है। सो यही सब कुछ इनकम इलास्टिसिटी में, इससे ज़्यादा नहीं है। सो इसीलिए मैंने सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी समझाया था, ग्राफ्स के साथ सारी प्रॉपर चीज़ें समझाई थी, क्योंकि अगर आपको प्राइस इलास्टिसिटी आ गया तो आपको इनकम भी आ जाएगा। थिंग इज कि आपको प्राइस की जगह इनकम को रिप्लेस करना है। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है, ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसका तो आप सिर्फ डेफिनेशन ही समझो, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी मीन्स कोई चीज़ क्रॉस हो रही है। पहले तो क्रॉस का मतलब होता है, अभी तक जितने भी हम चीज़ें पढ़ रहे थे उसमें एक ही कमोडिटी इन्वॉल्व हो रही थी और उसी का प्राइस हो रहा था। क्रॉस मतलब अब यहाँ पे 2 कमोडिटीज़ इन्वॉल्व होंगी। 2 कमोडिटीज़ में एक एक्स कमोडिटी ले लो, एक वाई कमोडिटी ले लो। अब हम इसमें चेक क्या करते हैं कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो गया या प्राइस डिक्रीज हो गया तो उसकी वजह से दूसरी कमोडिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब आप बोलोगे मैम हम 2 कमोडिटी को चेक ही क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज इन केस ऑफ योर रिलेटेड गुड्स। मैंने आपको पहले ही बताया, रिलेटेड गुड्स को हम यहाँ चेक कर रहे हैं। दैट मीन्स या तो हम सब्स्टिट्यूट गुड्स चेक कर रहे हैं या हम कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, अगर प्राइस किसी एक का इंक्रीज करेगा और सब्स्टिट्यूट है, दैट मीन्स ये कमोडिटी इसको रिप्लेस कर सकती है और ये कमोडिटी इसको रिप्लेस कर सकती है। तो अगर इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो एक्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब हम इसको थोड़ी डिमांड करेंगे क्योंकि इसका प्राइस तो इंक्रीज हो गया। हम डिमांड करेंगे किसको अब ज़्यादा? एक्स को डिमांड करेंगे। दैट मीन्स विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ योर वाई कमोडिटी द डिमांड ऑफ योर एक्स कमोडिटी हैज़ ऑल्सो इंक्रीज। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स के टाइम पर आप क्या देख रहे हो, कैसा रिलेशन है? एक पॉजिटिव चेंज है, पॉजिटिव आपकी इलास्टिसिटी है। वेयर एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, अगर प्राइस एक कमोडिटी का इंक्रीज हो जाएगा तो डिमांड दूसरे की डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स हम गुड्स को साथ साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें एक रिलेशन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। थर्ड इज योर जीरो चेंज, जीरो इलास्टिसिटी। दैट मीन्स प्राइसेस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स। अब अनरिलेटेड गुड्स मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूं कार और फ्रूट्स का, सो आपको क्या लगता है फ्रूट्स के प्राइस के चेंज या कम होने से आपके कार्स पे या ऑटोमोबाइल्स में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिकॉज दीज 2 कमोडिटीज आर अनरिलेटेड। सो इस केस में चेंज कैसे आएगा? कांस्टेंट या फिर जीरो, ठीक है। सो ये सारा आपका जो भी हमने पढ़ा दिस इज अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसी के साथ हम सिर्फ ये चैप्टर ही खत्म नहीं कर रहे, हम पूरा अपना डिमांड साइड खत्म कर रहे हैं। देखो इकोनॉमिक्स में 2 ही मेन टूल्स होते हैं, एक होता है डिमांड एंड एक होता है सप्लाई, है ना। स्टार्टिंग में बताया था डिमांड डील करता है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लाई डील करेगा आपके प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वी हैव डन आवर डिमांड साइड, हमने अपनी कंज्यूमर साइड को पढ़ लिया है। हमने अपने कर्व के ग्राफ के इस
कंसेप्ट को समझ लिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सप्लाई को पढ़ेंगे, व्हाट इज सप्लाई साइड। अब जितने चैप्टर्स आपके डिमांड के थे उतने ही चैप्टर्स आपके सप्लाई के ही हैं, जिसको हम एक एक करके खोलेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।